अशोक सम्राट के पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बिंदुसार मीर खुरासन को जब दंड देने ही वाले थे तभी धर्मा उन्हें को रोक लेती हैं और कहती हैं कि आप इन्हें मृत्यु दंड न दीजिए। फिर राजमाता हेलेना भी कहती हैं कि राजद्रोह करने पर मैंने भी अपने पुत्र को मृत्यु दंड दिया था। फिर रानी धर्मा कहती हैं कि अपराधी को यदि मृत्यु दंड दिया जाने से अपराधी का अंत होता है, अपराध का नहीं। यदि ऐसा होता तो मीर खुरासन जस्टिन की मृत्यु के बाद दोबारा से ये अपराध नहीं करते। फिर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि नहीं देवी, अपराधी को दंड तो उसकी अपराध के अनुरूप ही देना चाहिए। फिर बिंदुसार कहते हैं कि रानी धर्मा बिल्कुल सही कह रही है और फिर वो मीर को आजीवन कारावास का दंड सुनाते हैं और कहते हैं कि साथ ही इसकी एक आंख भी निकाली जाए। इस प्रकार मीर को मृत्यु दंड न देकर के मीर को आजीवन कारावास में रहने का दंड दिया जाता है और साथ ही उसकी एक आंख निकालने का भी दंड दिया जाता है। और फिर बिंदुसार कहते हैं कि अब इसको यहाँ से ले जाकर के कारावास में बंद कर दे और मीर खुरासन को राज दरबार से ले जाकर के कारावास में बंद कर देते हैं। फिर बिंदुसार कहते हैं कि आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। वो इतने में ही राजमाता हेलेना भी कहती है कि मैं भी स्वागत करना चाहती हूँ, रानी धर्मा और अशोक का स्वागत करना चाहती हूँ। और फिर वहाँ पर नौकरानी द्वारा एक थाली लाई जाती है और अशोक और रानी धर्मा का तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। ये सब देख कर के सुसीम और सुसीम की माता साथ ही में मीर खुरासन की बेटी भी बहुत क्रोधित होती है, उनको बहुत क्रोध आता है। ये सब देख कर के वो रानी धर्मा को रानी के रूप में नहीं देखना चाहती थी। वो ये सब देख कर के आचार्य चाणक्य का शिष्य कहता है कि राजमाता हेलेना तो पूरे मौर्य साम्राज्य को नष्ट करना चाहती थी और किस प्रकार से वो बदल गई हैं। रानी धर्मा का स्वागत कर रही हैं बिंदुसार के सामने और ये सब राज दरबार में चलता है। और फिर राजमाता हेलेना कहती हैं कि मैंने तुमसे एक सत्य छिपाया है, आप सबसे एक सत्य छिपाया है। मैंने कभी भी अशोक को पसंद नहीं किया है और मुझे पहले आचार्य चाणक्य जी के ऊपर भी संदेह था कि जिस प्रकार से उन्होंने पहले एक साधारण से बालक को, चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बना दिया था, उसी प्रकार वो किसी अन्य बालक को यहाँ का राजा न बना दे, इससे मैं चिंतित थी। और फिर वो आचार्य जी से माफ़ी मांगती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य जी, मैंने आप पर संदेह किया। फिर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आपने अपने कुल की रक्षा के लिए जो भी किया वो आपका फर्ज था और ये सब करना आपका कर्तव्य था। और जो मैंने किया, मैंने पूरे मगध की सुरक्षा के लिए, पाटलिपुत्र की सुरक्षा के लिए जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया, जो मुझे सही लगा।
फिर अशोक राजमाता हेलेना से बात करता है कि आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपने मेरे प्रति जो प्रेम दिखाया मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये। और ये सब चल रहा होता है और ये सब देख कर के सुसीम और उसकी माता, उसके जो विरोधी थे, वो बहुत क्रोधित रहते हैं। और अशोक और राजमाता हेलेना आपस में बातचीत करते हैं और सुसीम को बहुत ही क्रोध आता है। इस प्रकार से वो बातचीत करते हैं और बिंदुसार भी कुछ बातचीत करते हैं और ये सभा ये पर चल रही होती है। तब राजमाता हेलेना कहती हैं कि मैं अशोक को इसके कक्ष में छोड़ कर के आती हूँ और रानी धर्मा और बिंदुसार भी अपने मिलन के लिए अलग से कक्ष में जाएंगे और रानी सुबर्सी को रानी धर्मा को सजाने का निर्देश देती हैं और फिर अशोक को वहाँ से अपने साथ में कक्ष दिखाने के लिए अपने साथ में ले आती हैं। और जो भी पिछले कुछ दिनों में घटित हुआ था वो सब हेलेना के दिमाग में चलता है कि किस प्रकार से अशोक ने पैसे नहीं लिए थे, 1 रुपये जो भी उसने मेहनत से कमाए उसी को ज़्यादा महत्व दिया था। जो भी करना है उनके साथ में पिछली घटित हुई वो सब उनके दिमाग में चलता है और अशोक भी उनके साथ साथ में चल रहा होता है। ये सब वो सोच रही होती है और जो भी आचार्य चाणक्य जी ने कहा वो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है। और इस प्रकार चलते चलते कक्ष के द्वार के सामने पहुंच जाते हैं। जो कक्ष पहले जस्टिस का था उस कक्ष में राजमाता हेलेना उनको ले जाती है अशोक को और कहते हैं कि अब से ये कक्ष ही तुम्हारा है और यहीं पर तुम रहोगे, क्योंकि पहले यहाँ पर मेरा पुत्र जस्टिस रिया करता था। और फिर अशोक कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे इतना प्रेम करती हैं। और फिर राजमाता हेलेना कहती हैं कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये सब वो दिखावे के लिए कर रही थी। वास्तव में उनके मन में अशोक के प्रति कोई भी प्रेम नहीं था। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि रानी सुबर्सी को धर्मा को सजाने का निर्देश दिया जाता है और वो उनके लिए जो कपड़े दिए गए थे, जो वस्त्र दिए गए थे, उनको ढूंढ रही होती है, लेकिन उनको नहीं मिलता है तो वो दासी पर भड़कती हैं। और इतने में ही रानी धर्मा वापस आ जाती है और कहती है कि इस यहाँ पर हैं लाल रंग के वस्त्र के नीचे हैं। और रानी सुबर्सी देखती नहीं है और कहती हैं कि धन्यवाद दासी। जिसे देखती हैं वह बच्चे की तरह जाती हैं कि उन्होंने रानी धर्मा को दासी कर दिया था। और जैसे ही रानी धर्मा वस्त्र को उठाने लगती है और कहती है रानी सुबर्सी कि अब झुकना तो हमें पड़ेगा, अब आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है। और रानी सुबर्सी कहती है कि आपने मुझे पहले सत्य क्यों नहीं बताया था। फिर रानी धर्मा कहती है कि मैं नहीं बता सकती थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और फिर रानी धर्मा कहती हैं कि आप निश्चित रहिए, मेरे अशोक की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो राजगद्दी पर बैठे। वो तो अपने भाइयों के साथ ही उनको साथ देगा, उनका सपोर्ट करेगा। ये सब रानी धर्मा कहती हैं कि उनको राजा बनने की कोई भी इच्छा नहीं है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार रानी धर्मा और
रानी सुबर्ची आपस में बातचीत करते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है रानी सुबर्ची, और आपस में बातचीत कर रही होती है। और रानी धर्मा उनको आश्वासन देती है कि मेरे पुत्र अशोक उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा, उनके पुत्र को राजगद्दी पर बैठने से अशोक नहीं रोकेगा। अशोक के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो अपने आंसू पोंछ लेती हैं और रानी धर्मा से कहते हैं कि अब आप भी मुस्कुराइए। फिर रानी धर्मा भी मुस्कुराती हैं और दोनों खुश हो जाती हैं। इस प्रकार से ये सब चल रहा होता है और फिर रानी सुबर्ची रानी धर्मा को अपने हाथों से चुनरी ओढ़ा करके श्रृंगार करके मिरर के सामने ले आती हैं और उनको देख रही थी कि अब आप रानी लग रही हैं, इन वस्त्रों में अब आप रानी नज़र आ रही हैं। इतने में ही बिंदुसार भी वहाँ पर आ जाते हैं, जैसे तो उनको आईनों में दिख जाता है और रानी धर्मा को देख करके वो उनको देखते रह जाते हैं। वह कहते हैं कि आपको देख करके मुझे पहले की बातें याद आ गई हैं। जिस प्रकार आप पहले थी आज भी वैसी हैं, आप बिल्कुल भी नहीं बदली हैं और आप मेरी सबसे प्रिय रानी हो। और रानी सुबर्ची को वो धन्यवाद देते हैं कि आपने रानी धर्मा को श्रृंगार करने में उनकी मदद की, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। और बिंदुसार रानी धर्मा की तरफ बढ़ते हैं और उनकी तरफ हाथ फैलाते हैं उनको अपने साथ में ले जाने के लिए, और रानी धर्मा भी हाथ आगे बढ़ाती है और बिंदुसार के हाथ में रख देती है। और बिंदुसार रानी धर्मा को लेकर के अपने कक्ष में जाते हैं और रानी सुबर्ची को ये देख कर के बहुत दुखी होती हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि राजमाता हेलेना भी कक्ष में चली जाती हैं और वहाँ पर उनका जो पुत्र था वो भी वहाँ पर बातचीत कर रहा होता है कि क्या हुआ, आपने कहा था कि आप जो उनका पुत्र था सुसीम से, अशोक से जो छोटा पुत्र था श्यामक, उनको राजा बनाने का जो सपना था आपका वो क्या हुआ, आप तो उनको राजा बनाना चाहती थी, फिर क्या हुआ आपके सपने का। फिर वो कहती हैं कि आचार्य चाणक्य जी चाहे कितनी भी चाल चल लें, लेकिन मैं अब उनको ही उनकी चाल से हराने वाली हूँ। और वो उनको वहाँ पर से जाने के लिए कहती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और आप सेना के लेकर के तैयार रहेगा, और जब मैं आपको सूचना दे दूँगी तो आप आक्रमण के लिए तत्पर रहिएगा। और इस प्रकार ये जो एपिसोड हैं यहीं पर ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। आप इस प्रकार से देखना चाहते हैं एपिसोड तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।